आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। सखी सहेली कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में। विविध भारती सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और सोनाली पाठक का नमस्कार। क्या हाल है? अरे भाई सोनाली, आज बहुत खुश नजर आ रही है, क्या बात है? इतनी उत्साह में तो मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। दिवाली का त्योहार जो आने वाला है, इसलिए उमंग, उत्साह, एक आनंद की अनुभूति हो रही है। हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही खूबसूरत भी लग रही हो। लगता है आज चेहरे पर पाउडर कुछ ज्यादा लग गया है। देखिए, दिवाली की सफाई करने के बाद में हमारे शरीर की सफाई भी तो बहुत जरूरी है ना। हाँ। बहुत अच्छे से सजना, संवरना, तैयार होना, ये तो दिवाली के वक्त तो ये बनता ही है ना। वैसे आप भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं। भाई, मैं भी तो दिवाली की सफाई करने में लगी हुई हूँ। कहीं कुछ ज्यादा तो नहीं दिख रहा? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारे श्रोताओं का, हमारे सखियों का भी यही हाल होगा। रेडियो सुनते सुनते कुछ तैयारियां हो रही होगी, कुछ घर की सफाई हो रही होगी, कुछ लड्डू पेड़े बन रहे होंगे। हाँ, कुछ तैयारी हो रही होगी कि भाई थोड़े दिन बाद हमें व्यंजन बनाना। अभी से बना लेंगे तो खत्म हो जाएंगे दिवाली। हाँ, ये बात भी सही है, ये बात भी सही। लेकिन जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वहाँ तो अभी से बनाने भी पड़ जाते हैं। बच्चे जो फरमाइश शुरू कर देते हैं, मम्मा इस बार क्या बनेगा दिवाली में? गुंजे बनेंगे ना, लड्डू बनेंगे ना। और मुझे वो वाला लड्डू पसंद है। हाँ। भाई के लिए तुमने पीला वाला बेसन वाला बनाया था, मेरे लिए वो पसंद है। मुझे वो हरा वाला, मम्मी हरा वाला है ना। तो माँ जो है, लोगों के घरों से भी कितनी खुशबू आने लगती है ना। बहुत खुशबू आती है, अच्छा भी लगता है। और माँ जो है कमर कस लेती है बच्चों के लिए हरी पीली मिठाई बनाने के लिए, है ना। बड़ा बड़ा खूबसूरत एक त्योहार है और माहौल जो होता है वो बहुत ही प्यारा हो जाता है, बड़ा मजा आता है। विषय बता दे। बताना जरूरी है भाई। आज एक खास दिन है, अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस है। अच्छा, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही हॉकी खिलाड़ी सखी विशेष में गुरजीत कौर के बारे में हम जानकारी देंगे। ठीक है। और दिवाली की सफाई, पूरे परिवार का सहयोग। नहीं तो आम घरों में ऐसा होता है कि सिर्फ महिलाएं जो है नौकरी भी करती है, दिवाली की सफाई भी करती है, व्यंजन भी बनाती है, तो बेचारी थक सी जाती है। तो अगर पूरे परिवार का सहयोग मिलेगा तो जो महिलाएं हैं वो भी त्योहार का आनंद लेंगी। बिल्कुल सही कहा आपने। इस पर आप अपने विचार लिख सकती हैं कि आप अपने घर में अकेली खटती हैं या आपके पति देव भी साथ देते हैं आपका। कई बार क्या है सोनाली, जहाँ भरा पूरा परिवार है वहाँ तो बहुत सारे लोग काम में लग जाते हैं, लेकिन जहाँ एकल परिवार है, जहाँ पति पत्नी और छोटे छोटे बच्चे हैं, वहाँ स्त्री को बड़ा दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे में पति देव आगे आते हैं कई घरों में और सफाई करवाते हैं, ऐसी बात नहीं है। और हमारे श्रोता भाई है ना, वो भी लिखे कि आप घर में सहयोग करते हैं या नहीं करते हैं, या सिर्फ फरमाइश करते हैं कि ये बनाइए वो बनाइए। ये कोना साफ नहीं दिख रहा है। हाँ, या फिर पत्नी के डर से आप भी झाड़ू वाड़ू उठा लेते हैं थोड़ा काम करने के लिए। और साथ ही दिवाली के व्यंजन, तो दिवाली के व्यंजन तो आमतौर पे जो एक ही तरह के होते हैं, पर इस दिवाली कुछ ऐसे व्यंजन बनाए जो पौष्टिक भी हो, यानी मैदे की जगह आटे का इस्तेमाल हो, या फिर अन्य जो है चीजों का इस्तेमाल हो जो हमारे पोषण के लिए भी बहुत अच्छे। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ज्यादातर हम मैदे का इस्तेमाल करते हैं और वो शक्कर की जगह गुड़ का इस्तेमाल कर ले, वो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो जाता है। क्योंकि भरपूर मात्रा में हम मिठाई खाते हैं, खाने के मामले में भी तो हम पीछे नहीं है ना। खूब सारी मिठाई बच्चे तो खासतौर से खाते हैं। हालांकि आजकल के बच्चे थोड़ा अलर्ट हो गए हैं, कम मिठाई खाते हैं, लेकिन जो भी खाते हैं, त्योहार का मौसम है और खाते भी हैं आप मिठाई, तो गुड़ का इस्तेमाल करें, मैदे की जगह आटे का, सूजी का इस्तेमाल करें, है ना। इस तरह से अगर आप मैदा डालती भी हैं तो आधा मात्रा में मैदा डाल सकती हैं, है ना। इस तरह से आप क्या करती हैं, बताइएगा कौन सा व्यंजन इस दीपावली में आप बनाने वाली हैं। और हाँ, ये जरूर बताइएगा कि दिवाली की सफाई आप अकेली कर रही हैं या आपके परिवार के अन्य सदस्य, यानी कि आपके पति देव भी इसमें लगे हुए हैं। सासू माँ मदद कर रही है कि नहीं कर रही है ना। हाँ, लेकिन अगर सासू माँ बुजुर्ग हैं तो उन्हें थोड़ा आराम देने की जरूरत है, हेल्प करवा सकती है। जैसे छोटे मोटे काम में मदद मिलना भी बहुत अच्छी बात है। हाँ, लेकिन जो पति पत्नी है ना, वो एक ही रथ के दो पहिए हैं, तो
पहिए तो बराबर चलने चाहिए ना। और एक जरूरी बात है मंदाकिनी जी कि युवाओं को भी उसमें शामिल करना चाहिए। हाँ, जो युवा बच्चे हो रहे हैं आपके, उन्हें पढ़ाई तो करानी ही है जी। इसके अलावा घर के छोटे छोटे काम उनको सिखाने भी बहुत जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि जब आगे बच्चे पढ़ने जाते हैं, बाहर निकलते हैं या नौकरी करने जाते हैं और उन्हें अकेले रहना पड़ता है, उस वक्त वो आपका कराया हुआ जो काम है उन्हें फायदेमंद साबित होता है। आप अभी ये मत सोचिए कि लड़की को आपने ताने मारना शुरू कर दिया, पराए घर जाएगी तो क्या होगा, वो बहुत दूर की बात है। पहले आप बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए, उनका करियर बनाइए। तो जब बेटियां दूर जाती हैं पढ़ने लिखने या नौकरी लग जाती है, उनकी अकेला रहना पड़ता है, तो उस वक्त उनको वो आपका सिखाया हुआ काम जो है बहुत काम आता है ना। और अब गाना सुनते हैं। बिल्कुल, इन सभी बातों सोनाली आप आ गई हैं और नूर आ गया है कार्यक्रम में। मैं भी यही कहना चाहूंगी। चलिए, दोनों एक दूसरे की तारीफ तो अब कम करते हैं और कार्यक्रम का जो है आगे देखते हैं कि क्या होने वाला है ना। तो जो खास दिन है आज, अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस, यानी प्रतिवर्ष 13 अक्टूबर को ये दिवस मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1889 में इस दिन को मनाने की घोषणा की थी। और ये दिन लोगों को आपदाओं के प्रति जोखिम को कम करने और आपदा न्यूनीकरण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है ये दिन। हाँ, बिल्कुल सही कहा। आज का दिन बहुत खास है और ये दिन प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार की आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने पर भी केंद्रित है। जलवायु परिवर्तन और अन्य खतरों से उत्पन्न जोखिमों को कम करने के लिए ये जो है बहुत ही मजबूत राष्ट्रीय और स्थानीय रणनीतियों को बढ़ावा देता है। और भविष्य में आपदाओं से कम जानहानि हो, कम जानमाल का नुकसान हो, इस दिशा में वैश्विक स्तर पर चर्चाओं का, विचार गोष्ठियों का आयोजन किया जाता है। और इस वर्ष की थीम क्या है? एक अच्छे भविष्य के लिए अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना, आपदा मुक्त भविष्य के लिए युवाओं और बच्चों को शिक्षा के माध्यम से सशक्त और जागरूक बनाना, उन्हें आत्मरक्षा के लिए तैयार करना। भूकंप है, फिर ज्वालामुखी विस्फोट है, सुनामी, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं प्रतिवर्ष दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है। तो इन आपदाओं का कारण जानकर उसका विश्लेषण कर उन्हें कम करने का प्रयास किया जा सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने और हमारे श्रोताओं ने भी अपने विचार इसी विषय पर इसी तरह से बातचीत उन्होंने लिखी है। अब देखिए ना मंदाकिनी जी, कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पर भूकंप बहुत आते हैं, तो वहाँ पर लकड़ी के मकान बनाए जाते हैं। फिर ऐसे संदेश आते हैं कि जब भूकंप आने वाला होता है उस वक्त तो बहुत सारे पक्षी जो है बहुत एकदम से ये करने लगते हैं, आवाज करने लगते हैं और उड़ने लगते हैं। तो ये जो है ना उनके कुछ संकेत होते हैं, उन संकेतों की ओर हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। कि समुद्र में अगर कुछ ऐसे परिवर्तन नजर आ रहे हैं, कि मैंने एक अखबार में पढ़ा था कि एक थे बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, गोवा में रहते थे, उनका घर जो था समुद्र किनारे पे था। तो एक दिन उन्होंने देखा कि समुद्र पीछे 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 जा रहा है बहुत दूर और जमीन दिखाई दे रही। तो उनके दादाजी ने कहा कि ये अच्छा संकेत नहीं है, जल्दी से सामान उठाओ और पहाड़ी पे चले जाओ। और कुछ ही देर बाद सुनामी आया और वहां से बहुत सारा जो तहस नहस हो गया, उनका घर सब उजड़ गया, सब कुछ। तो ऐसे जो संकेत है इसका हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह से अगर कुछ आपदा है तो उसे हमें जागरूक नजर से उस ओर देखना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो संकेत हैं जो पशु पक्षियों के द्वारा भी निर्मित होते हैं, वो उन्हें संकेत मिल जाते हैं इस तरह के जब आपदाएं आती हैं, है ना। तो उसे हमें समझना चाहिए और तुरंत निर्णय ले लेना चाहिए। जितना जल्दी हो हम अपने जानमाल की रक्षा तो कर ही लें कम से कम। और ऐसे संकट की घड़ी में बस हमें धैर्य से काम लेना चाहिए। हाँ, ये तो सबसे बड़ी बात है कि धैर्य जीवन में होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपके जीवन में धैर्य नहीं होता तो जिंदगी अजीबोगरीब स्थिति में आ जाती है। धीरज रखना है ना, बहुत शांति रखना, मन को समझा के रखना, ये जीवन में बहुत जरूरी है, जो आपको कदम कदम पर काम आता है। और है ना, एक गाना सुन के भी हम मन को शांत कर सकते हैं। हाँ, सुन ले? बिल्कुल सुनते हैं। एक हमारे साथी लिखते हैं, इस वक्त आपका कार्यक्रम सुनते सुनते हम भी अपने कमरे की सफाई कर रहे हैं, पानी से साफ कर रहे हैं। तुम आ गए हो, नूर आ गए, ये गीत भी सुन रहे हैं। अच्छा भाई, हमारा कार्यक्रम सुनते सुनते आप सफाई कर रहे हैं। हमारी कार्यक्रम में ये बात सुनने के बाद तो आपने सफाई शुरू नहीं करी है, या आप पहले से ही कर रहे थे? हाँ, ये बताएंगे लिखकर। तो चलिए अब सखी विशेष की ओर चलते हैं। आज आपने गुरजीत कौर को चुना है, जो कि एक बहुत जानी मानी हॉकी खिलाड़ी हैं।
और गुरजीत कौर का जन्म 25 अक्टूबर 1995 को पंजाब के अमृतसर के मियादी कनान गांव में हुआ था। गुरजीत कौर का जन्म एक किसान परिवार में हुआ था। गुरजीत कौर के माता पिता सतनाम सिंह और हरजिंदर कौर ने अपनी दोनों बेटियों हरजीत और प्रदीप कौर को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रायोजन किया था। यानी किसान होते हुए भी उन्होंने बेटियों की शिक्षा को कितना महत्व दिया और तब जाके वो इतनी बड़ी हॉकी खिलाड़ी बनी हुई ना। गुरजीत कौर को वर्ष 2006 में पंजाब के तरन तारण जिले में कैरॉन में भेजने का फैसला किया गया। वहीं से उन्होंने हॉकी का प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। हॉकी में उनकी उत्कृष्टता ने उन्हें विद्यालय की सरकारी शाखा में स्थान मिला, जहां उन्हें मुफ्त शिक्षा और भोजन की सुविधा भी मिली थी। और गुरजीत कौर को देश के लिए खेलने का पहला मौका मिला 2014 में और सीनियर नेशनल कैंप में आपको मौका मिला। और वर्ष 2017 में भारतीय महिला हॉकी टीम के स्थायी सदस्य वे आप बनी। और गुरजीत कौर ने 2017 में कनाडा में एक टेस्ट सीरीज में भी हिस्सा लिया। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो हुआ था उसमें आपने महिला हॉकी टीम का आप अहम हिस्सा रही और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया पर भारत की 1-0 की ऐतिहासिक जीत से पेनाल्टी कॉर्नर में विजयी गोल किया था, जिसकी बदौलत भारतीय महिला हॉकी टीम ने ओलंपिक में पहली बार सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई थी। जो पेनल्टी कॉर्नर का खेल है ना सोनाली, बहुत ही मजेदार। दिल धड़क जाता है, दिल को थाम के बैठना पड़ता है कि क्या होने वाला है। यानी पूरा चित्र ही बदल जाता है। और 2017 में जापान में आयोजित 90वें महिला एशिया कप में उन्होंने कुल 8 गोल किए थे और इस टूर्नामेंट में तीसरी सबसे अधिक गोल करने वाली महिला गुरजीत कौर थी। बिल्कुल सही कहा। 2019 में FIH महिला सीरीज फाइनल में सबसे अधिक गोल करने वाली खिलाड़ी थी, जहां टीम ने स्वर्ण पदक जीता। और वहीं 2022 में मस्कट में महिला एशिया कप में हमारी टीम तीसरे स्थान पर भी रही थी। और गुरजीत कौर ने भारतीय महिला हॉकी में शामिल होकर अपनी मेहनत लगन के कारण हॉकी में अपने नाम का परचम लहराया। हम गुरजीत कौर को बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं देते हैं। और हमारे एक साथी ने भी कमेंट लिखा है कि गुरजीत कौर को देश के लिए खेलने का पहला मौका 2014 में सीनियर नेशनल कैंप में मिला। हालांकि टीम में अपनी जगह पक्की नहीं कर पाई थी। ये केवल एकमात्र महिला खिलाड़ी है जो 2017 में भारतीय महिला हॉकी टीम की स्थायी सदस्य बनी। उन्होंने मार्च 2017 में कनाडा में टेस्ट सीरीज भी खेली और अप्रैल 2017 में हॉकी वर्ल्ड लीग राउंड 2 जुलाई और 2017 में हॉकी वर्ल्ड लीग सेमीफाइनल में भी प्रतिनिधित्व किया था। बिल्कुल सही कहा। हम तो सभी से ये कहना चाहेंगे कि अगर आपकी बेटियों में भी ये गुण देखने को मिलता है स्पोर्ट्स का, तो आप भी उन्हें गुरजीत कौर बना सकते हैं। अपनी बेटियों को स्पोर्ट्स में शामिल करिए, उनका शौक देखिए कि वो किस खेल में रुचि दिखाती हैं। उन्हें डांटिए, फटकारिए नहीं कि क्या रखा है खेलों में, क्यों टाइम खराब करती हो, पढ़ाई करो। अगर वाकई उसकी रुचि है आपकी बेटी की, तो आप उसे खेल में आगे बढ़ाइए और देखिए फिर आपकी बेटी क्या चमत्कार कर सकती है। हर घर में गुरजीत कौर बन जाएगी, हर घर में कोई सिंगर बन जाएगी, हर घर में कोई डांसर बन जाएगी। बस जरूरत है उन बेटियों की तरफ ध्यान देने की, उनका पोषण अच्छा हो, उन्हें अच्छी शिक्षा मिले, है ना। बिल्कुल, बस ये कोशिश होनी चाहिए। शिक्षा बहुत जरूरी है सोनाली, शिक्षा तो देनी ही है। इसके अलावा उनकी जो हॉबी है, जिन्हें हम कुचल देते हैं, डांट फटकार कर बंद कर देते हैं, पढ़ो, सिर्फ पढ़ो पढ़ो, अभी पढ़ने की उम्र है, अभी नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे, है ना। इस तरह से हम उनका जो मनोबल कम करते हैं वो नहीं करना चाहिए। मनोबल बढ़ाना चाहिए कि किस क्षेत्र में उनकी रुचि है उसमें आगे बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल। और साथ में पढ़ाई कराइए, अच्छा खिलाइए पिलाइए, उन्हें हिम्मत वाला बनाइए, एक हिम्मत वाली महिला बनाइए, शक्तिशाली महिला बनाइए जो अन्याय की तैयारी कर रहे हैं, तो वो आपको काफी किफायती दामों पर उपलब्ध होगी। GST परिषद ने छोटी कारों, 350 सीसी तक की बाइक और तिपहिया वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया है। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाला ये त्योहारी तोहफा एंट्री लेवल गाड़ियों को और भी किफायती बना देगा, जबकि लग्जरी कारें और बड़ी बाइक 40% के नए स्लैब में आ गई हैं, लेकिन फिर भी उन पर कम टैक्स लगेगा। हाँ जी सोनाली। मंदाकिनी जी, हमारे एक साथी लिखते हैं कि मेरी माँ को खोया की बहुत अच्छी पहचान है। कई दुकानों पर घूम घूम कर जाती है और तोड़ कर देखती है कि खोया कैसे अच्छा है। मैं छोटा था तो मैं भी उनके साथ जाता था और खोया खाने को मिल जाता था, क्योंकि ज्यादा देखते तो चेक करके लेते, तो खाकर देखते हैं। तो ये भी एक बहुत है ना, उन्होंने पुरानी याद साझा की है कि पुराने दिन याद किए कि मम्मी के साथ कैसे बाजार जाते थे और खोया खरीदते थे। ये बात तो सही कह रहे हैं। कई बार जैसे हम छोटे थे ना, तो अपने माता पिता
श्वेता के साथ मिठाई की दुकान पर जाते थे तो मम्मा ये मिठाई लेनी है, मम्मी ये मिठाई लेनी है, तो कहते भैया चखाना, तो चखने को मिल जाता था। ये बचपन की बात है जो हम बहुत ही प्योरिटी के साथ कर रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि खोया खाने को मिल जाता था, ऐसे हमें भी बचपन में मिठाई वो थोड़ी सी खाने को मिल जाती थी, बड़ा अच्छा लगता था। बाद में तो मिठाई ली जाती थी, और बड़े होने के बाद ऐसा अंतर आ जाता है कि अरे खा के नहीं देखेंगे तो ऐसा ना हो जाए कि बासी मिठाई घर पे चले जाए, पर इतना सारा उन्होंने टुकड़ा दिया तो कैसे खाया अभी। हाँ, अब भैया मिठाई वाला थोड़ा सा ही दो, थोड़ा सा ही चखाओ। वैसे हमारी एक सखी ने भी लिखा है कि इन दिनों तो भैया जो खोया है वो मार्केट में नकली भी आता है, इसलिए हम तो भाई मैदा है, रवा है, बेसन है, इसकी मिठाइयाँ बनाते हैं, हम तो खोए को अवॉइड करते हैं। हाँ, तो ये बात इन्होंने सही कही है, क्योंकि इसकी पहचान हर एक के बस की नहीं है और अक्सर नकली खोया हमें मिलता है। और ऐसा होता है कि कहने को हम घर में पकवान तो बना लेते हैं लेकिन वो खराब हो जाता है और फिर जो है फूड पॉइजनिंग का डर रहता है, बच्चे बीमार हो जाते हैं, हम लोग भी खाकर बीमार हो जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि अभी हमने तो घर में मिठाई बनाई थी, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि जो हमने सामग्री इस्तेमाल ली थी उसकी जांच हमें पूरी तरह से नहीं हो पाई थी, खासतौर से ये जो हम मावे की बात कर रहे हैं। और मावा वैसे घर पे भी बनाया जा सकता है, बस आपके पास वक्त चाहिए तो घर में ही ऐसी बड़ी कढ़ाई में उसको डाल के उसको अच्छे से औटा के और फिर उसका जो है मावा बन जाता है। कैसे कढ़ाई लें? बड़ी कढ़ाई में उसमें 2-3 लीटर दूध डाल दिया, ठीक है, उसको धीमी आंच पे चलाते रहना, बस उसके जलने नहीं देना है और उसके उफान भी नहीं आने देना है दूध का, उसे ध्यान रखना है। और जब पूरी तरह से हो जाएगा तब जब अंत में जब वो खोआ बनने की प्रोसीजर में होता है उस वक्त तो ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि वो चिपके ना। भारी तलवे की कढ़ाई लेना पड़ता है, उसको कंटिन्यूअसली चलाते रहे। उसके बाद में ताजा सा मावा तैयार हो जाता है। वो मावा ठंडा होने के बाद में थोड़ा सा और कड़ा हो जाता है, जैसे गरम तो थोड़ा नरम मुलायम रहता है, ठंडा होने के बाद में फिर उससे आप कोई भी मिठाई बना सकते। लेकिन ये जो प्रक्रिया है ना थोड़ी मेहनत भरी है सोनाली, क्योंकि हाथ दुख जाता है ना, हिलाते और कहीं भी थोड़ा सा भी लग गया तो फिर वो स्वाद खराब हो जाता है। तो इसलिए तो परिवार के सहयोग की जरूरत है। भाई हमारे अभी श्रोता भाई कहेंगे कि सारी जो है आपने जिम्मेदारी तो महिलाओं पर और उनका ही नाम कर दिया, लिख भी रहे हमारे श्रोता। हमारे श्रोता कहते हैं ना कि भाई जब ऊपर से कुछ सामान निकालना होता है, कुछ चीज ऊपर रखी होती है, तो हम ही तो काम आते हैं, वो खत अभी ले जाती है महिलाएं। वो खत अभी हम पढ़ेंगे। एक समय अंतराल का हो गया है, एक अंतराल लेते हैं। तो अंतराल के बाद सभी सुनने वालों का फिर से स्वागत है सोनाली। और अब बात आती है दिवाली की सफाई पर। क्योंकि दिवाली का त्योहार बस दस्तक देने को है मंदाकिनी जी, और दिवाली के दौरान साफ सुथरा स्वच्छ घर एक सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। दिवाली खुशियों और उत्साह का त्योहार है और दिवाली आने से पहले सफाई करना न सिर्फ सफाई है बल्कि हमारी परंपरा है। और सफाई से न केवल हमारा घर साफ सुथरा सुंदर दिखता है बल्कि हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है ना। बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो उत्सव आते हैं, त्योहार आते हैं, ये हमें भीतर से बहुत ही अच्छा कर देते हैं। आपके अंदर एक क्या कहते हैं, एक अजीब सी तरंग पैदा होती है, ऊर्जा आ जाती है, ऊर्जा और बिल्कुल लहर पैदा हो जाती है। आप थकते नहीं और काम करते रहते हैं। तो आमतौर पर क्या होता है सोनाली, घरों में हम ये देखते हैं कि दिवाली की सफाई हो या मेहमानों का स्वागत हो, मिठाइयाँ हम बनाना शुरू कर देते हैं, सजावट करते हैं, सुंदर सुंदर फूल हैं या जैसा भी हम चाहते हैं, रंगोली सजाते हैं या पूजा करते हैं, भोजन का बंदोबस्त करते हैं। तो ये काम सिर्फ महिलाएं करती हैं। या हम खाली महिलाओं का पक्ष नहीं ले रहे, सच्चाई बता रहे हैं, महिलाएं ही करती हैं। पर इन सभी कामों में, खासकर दिवाली की सफाई में, अगर घर के, जैसा कि हमने कहा, सभी सदस्यों का सहयोग मिले तो दिवाली और भी खूबसूरत हो जाती है। और है ना, दिवाली की सफाई करना ये तो ऐसी बात है मंदाकिनी
लीजिए कि आजकल शहरों में कह लीजिए, महानगरों में कह लीजिए, ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो हमारे घर को साफ कर सकती है, हमारे से पैसे लेके साफ कर सकती है। पर जब हम परिवार के सभी सदस्य मिलकर सफाई करते हैं तो हमारे रिश्तों में भी मजबूती आती है। सभी लोग एक साथ मिलकर मोबाइल फोन की दुनिया से दूर वक्त बिताते हैं तो वो एक सुंदर अनुभूति होगी। बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, हम किसी को बुला के सफाई जब करवाते हैं वो हमारी मजबूरी हो सकती है। कई बार आप शारीरिक रूप से नहीं होते समृद्ध है ना, सशक्त नहीं होते, तो आप किसी को बुलवा के पैसे दे के सफाई करवा सकते हैं। लेकिन जब आप स्वस्थ हैं, आप काम कर सकते हैं, आप घर के काम कर रहे हैं, आप त्योहार मना रहे हैं, तो मिलजुल कर जो काम करने का मजा है वो तो कहना ही क्या। अपने बच्चों को भी शामिल आप कर सकते हैं, उनकी क्षमता के साथ उन्हें देखिए छोटे छोटे काम सौंपिए। बच्चे कितने खुश हो जाते हैं, उनको अपनी इंपॉर्टेंस पता चलती है कि सिर्फ पढ़ना ही हमारा काम नहीं है बल्कि काम भी होता है दुनिया में। नहीं तो अक्सर ऐसा होता है, कह रहे जाओ छोड़ो, तुम होमवर्क करो, तुम मत करो काम। ये मत टोकिए, त्योहार के दिनों में तो कम से कम मत टोकिए, जाओ हम कर लेंगे काम कर, पढ़ो जाके। है ना, इस काम को बोझिल बनाने के बजाय एक मजेदार गतिविधि बनाइए और उसमें हंसी फव्वारे हो, गपशप हो, संगीत हो, तो घर का वातावरण आनंददायक हो जाता है ना मंदाकिनी जी? बिल्कुल सही कहा। और भारी भरकम सामान को उठाना है या दीवार के ऊपर का हिस्सा साफ करना है या फिर जहाँ रोज की सफाई हम नहीं कर पाते, ऐसी जगह पर अगर सफाई करनी है तो हम अपने युवा बच्चों का सहयोग ले सकते हैं। हमारे घर के जो पुरुष हैं उनका सहयोग ले सकते हैं, तो अच्छी से अच्छी सफाई हम कर सकते हैं। अब जैसे छत के ऊपर, छज्जों के ऊपर की सफाई खास तौर से होना चाहिए, जिसमें बिना काम का सामान है ना, हम जो जमा कर करके रखते हैं कि जब ऊपर खोला तो अरे पिछली दिवाली में भी ये यहीं रखा हुआ और वो वहीं रहता है। हमारा लोभ जो होता है ना, वो मोह माया कम नहीं होती है हमारी, क्योंकि उन वस्तुओं से हमारी यादें भी जुड़ी होती है। तो हम सोचते हैं कि अरे नहीं, ये तो मुझे शादी में मिला था, ये तो फलाने मेरे दोस्त ने दिया था, ये तो इतना अच्छा है। पर अगर यूज नहीं करें तो उसे किसी को दे दे, क्योंकि क्या है ना, जब वो अच्छी कंडीशन में हो तभी किसी को देने में अच्छा है। आप उसके बाद खराब होने के बाद अपने घर में किसी को देते हैं या किसी को, तो बुरा लगता है, वो काम भी नहीं आता है। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा अपना जो मुंह है वो त्यागिए और दीजिए, है ना। और कोई भी काम जब मिलजुल कर करते हैं सोनाली, तो घंटों की बजाय वो मिनटों में हो जाता है ना, चुटकी बजाते ही कहते हैं ना जिसे। और काम असरदारक भी होता है, घर का माहौल खुशनुमा होता है, और ऐसी उमंग भरी दिवाली हर कोई मनाना भी चाहता है। हमारी एक सखी ने लिखा है, दिवाली आते ही घर की साफ सफाई की चिंता पहले शुरू हो जाती, कैसे करेंगे, लेकिन धीरे धीरे सफाई करना शुरू कर देती हूँ। कभी अलमारी, कभी कपड़ों को धूप दिखाना, किचन की एक एक अलमारी, और कुछ हेल्प बेटा भी करवा देता है। छत के पंखों को साफ करने का काम बेटा करता है। सफाई करते समय रेडियो विविध भारती सुनते हैं तो थकान नहीं होती है। देखा कितनी अच्छी बात कही इन्होंने ना। वही एक लिखते हैं श्रोता कि दिवाली और साफ सफाई, भाई काम करने में डर कैसा, कोई चोरी तो नहीं करे जो डरे, अरे ये तो साफ सफाई है। और माना गया है कि कभी व्यस्त रहा करते थे हम, और ये व्यस्तता अभी भी है, लेकिन सहयोग ही इंसान का सबसे बड़ा स्वभाव अपेक्षित है, इसलिए सहयोग में ही हम रहते हैं। माना बच्चे बाहर है तो ऐसे में दाम्पत्य में आपसी सहयोग करने से ही अच्छा अवसर मिलता है। हमारे एक साथी ने लिखा है, कहना चाह रही कुछ नहीं हमारे साथी ने लिखा है कि दिवाली का त्योहार सिर्फ रोशनी और मिठाइयों का नहीं बल्कि सफाई, सजावट और एकजुटता का भी प्रतीक है। घर की सफाई को केवल एक काम नहीं बल्कि पारिवारिक सहयोग का अवसर माना जाता है कि कैसे मिलजुल के करें और आनंदमय बनाएं। इसके लिए उन्होंने लिखा है कि काम का बंटवारा करना चाहिए, परिवार के हर सदस्य को उसकी उम्र और क्षमता के अनुसार काम सौंपे। बच्चे को खिलौनों और पुस्तकों की सफाई, बड़ों को रसोई, पूजा स्थान, कपड़ों की अलमारी की सफाई, पुरुष सदस्य फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स और बाहर का क्षेत्र संभाले और मिलजुल कर सजावट करे। पुराने सामान की छटाई करे, पुराना बेकार सामान को हटा दे, उसकी जगह उसे दान की भावना रखे। बच्चों को ये सिखाना कि पुराने खिलौने, कपड़े जरूरतमंदों को दिए जा सकते हैं और एक साथ समय बिताने का मौका भी मिलता है। दीपावली की सफाई सिर्फ काम नहीं बल्कि साथ हंसने, बातें करने, यादें बनाने का समय है और परिवार के बीच आपसी सहयोग और प्यार और हमारा रिश्ता भी गहरा आता है। साथ ही कहते हैं स्वच्छता से सकारात्मक ऊर्जा आती है और लक्ष्मी जी का आगमन होता है। धूल मिट्टी हटाने से घर में ताजगी और मन में सुकून आता है। निष्कर्ष है कि दीपावली की सफाई को परिवार के बोझ के रूप में नहीं बल्कि साथ मिलकर खुशियां बांटने का त्योहार माने। जब सभी मिलकर करते हैं तो हर कोना चमक उठता है। सफाई से भी ज्यादा रिश्तों में
रोशनी आ जाती है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर। बहुत सुंदर। वही एक श्रोता लिखते हैं कि भाई कल संडे का दिन था मंदाकिनी जी, सोनाली जी, सखी यानी मेरी धर्म पत्नी ने सुबह जल्दी उठाकर सखा यानी मुझे चाय का कप देकर साथ में वैक्यूम क्लीनर पकड़ा दिया और कह दिया कि दीपावली पर घर की सफाई पर लग जाओ। विविध भारती के प्रोग्राम सुनते हुए साथ साथ दीपावली में घर की सफाई होती रही। धर्मपत्नी ने ये जरूर कहा कि अदरक और इलायची वाली चाय जितनी बार कहोगे बना के पिला दूंगी। क्या बात। मैंने भी कहा शुक्र है चाय तो मिलती रहेगी। चलो इसी बहाने दीपावली की सफाई में अपनी एक सखी का हमने हाथ बटाया। बहुत अच्छी बात, बहुत सुंदर। और आप दोनों का ये जो स्नेह है बना रहे कि भाई चाय पिलाई आपको अदरक इलायची की, कितनी अच्छी बात है। वरना तो कई बार ये भी सुनने को मिल जाता है कि जाओ खुद ही बना लो अदरक और इलायची की चाय, है ना। और फिर महिलाएं जो है वो भी अदरक और इलायची पे अपना गुस्सा निकालती है, जोर जोर से कूटने लगती है। ये भी होता है। और गाना सुन ले क्या? हाँ, गाना सुन ले या एक हाँ, और मैं संदेश पढ़ना चाहती हूँ। जी पढ़िए। ये लिखते हैं कि सफाई, सजावट और अन्य दिवाली की तैयारियों में पूरे परिवार का सहयोग होता है, जिससे काम आसान हो जाता है। साथ मिलकर काम करने से परिवार के सदस्यों के बीच संबंध और मजबूत होते हैं और ये बच्चों को पारिवारिक मूल्यों और परंपराओं को सिखाने का एक शानदार तरीका भी है। हर कोई अपने हिस्से का काम करता है जो त्योहार को और भी खास बना देता है। सचमुच आज तो हमारे श्रोतागण भर भर के कमेंट्स लिख रहे हैं सफाई को लेकर। और अगर सचमुच वो ऐसा करते हैं ना तो इससे बड़ा खूबसूरत दृश्य कोई हो ही नहीं सकता है ना। तो चलिए गीत सुनते हैं। तो फिर जुल्म सितम तो सभी सहने पड़ेंगे, है ना। वो जुल्म सितम भी प्यार की तरह नजर प्यार की तरह ही होने चाहिए जी। और सबसे बड़ी बात, एक बात और कहना चाहते हैं हम जी। कि जो हमारे व्यंजन श्रोता लिख रही हैं हमारी खासतौर से, तो अपने अपने प्रांत के व्यंजन लिखिए ना, हमें पता चलेगा कि भाई दीपावली में खास दिवस पर क्या आपके यहाँ बनता है। जैसे महाराष्ट्र में क्या बनता है, गुजरात में क्या बनता है, बंगाली लोग क्या बनाते हैं, राजस्थान में क्या बनाया जाता है इस दिन खास, ऐसा कौन सा आपका पकवान है जो आप बनाते हैं और महालक्ष्मी की पूजा में रखते हैं। तो थोड़ा सा समय है हमारे पास, फटाफट लिखिए ताकि हम अपने विचारों को शामिल कर सकते हैं। क्योंकि वही लिखे हैं सबने, वही गुजिया है, वही खाजा है, वही चिवड़ा है, वही सेव है। ये तो हम बनाते ही हैं, ये तो हर घर में बनता है। जी। एक श्रोता लिखते हैं कि दिवाली पर हर साल घर में साफ सफाई रखनी पड़ती है क्योंकि घर में सफाई करने से लक्ष्मी आती है। दीपावली हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है। पावन पर्व के अवसर पर पूरे घर की सफाई होती है। घर के सारे सदस्य मिलकर घर की सफाई करते हैं। इस दौरान हमें अपना खोया हुआ सामान भी मिल जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी अपने घर की सफाई कर रहे होंगे क्योंकि स्वच्छता ही जीवन है। एक बात मैं कहना चाहूंगी, लक्ष्मी तो आती है लेकिन आपकी जो पत्नी है वो भी तो लक्ष्मी ही है। आपके घर में जो बेटियां हैं वो भी तो आपकी लक्ष्मी है ना। तो उनका भी स्वागत हर समय रहना चाहिए, होना चाहिए। हमारे एक साथी लिखते हैं कि दिवाली की सफाई ये महज एक काम नहीं बल्कि एक ऐसा अनुष्ठान है जिसमें पूरा परिवार एक साथ जुटकर आने वाले त्योहार की तैयारियों में लग जाता है। घर के हर कोने को चमकाने की प्रक्रिया वास्तव में पारिवारिक सहयोग और अपनेपन की मिठास को और गहरा कर देती है। बहुत सुंदर। वही एक श्रोता लिखते हैं कि दिवाली की सफाई, हम 3 भाई बहन छोटे थे तब मम्मी को सफाई में बहुत हेल्प करते थे। पहले तो जो पुरानी बिन जरूरी चीजें, गैर जरूरी चीजें निकल आती थी और उन्हें अलग करते थे। फिर जो जरूरी चीजें थी उन्हें हम अच्छे से संभालते थे और इस तरह से हम शाम होने तक जितने भी कागज की जो रद्दी है उन्हें अलग छांट के रख देते थे। तो सब मिलकर हम काम किया करते थे। हमारे एक साथी लिखते हैं कि दिवाली की सफाई चल रही हो और परिवार का सहयोग न हो, ये कैसे हो सकता है। देना ही चाहिए। गुजराती मुहावरा है, झाझा हाथ रलिया मणा, मतलब काम में ज्यादा लोगों के हाथों से काम आसानी से जल्दी पूरा हो सकता है। सोने पे सुहागा। पिछले हफ्ते हमारे घर में सफाई कार्य पूरा करने में हम दोनों ने भी बहू बिटिया को पूरा सहयोग दिया। मेरी श्रीमती जी ने किचन संभाला, मैंने रूम के वेंटिलेशन की स्टील की जाली सड़ गई थी उसे बदलने की मदद की। खिड़की निकालने में थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी लेकिन सुथारी काम का मेरा अनुभव आ गया। हालांकि बढ़ती उम्र के हिसाब से बैठकर काम करने में कमर में जकड़न आ गई थी, लेकिन अब ठीक हो गई क्योंकि हैप्पी दिवाली जो आ रही है। क्या बात है, अपना ध्यान रखिए और दिवाली आनंद के साथ मनाइए। बिल्कुल। एक श्रोता लिखते हैं कि हम हर पर्व त्योहार पर सफाई तो करते ही हैं, पर दिवाली की सफाई कुछ विशेष होती है और कुछ लिमिट समय की रहती है। इसका बड़ा तनाव भी रहता है, इसलिए इसमें परिवार का सहयोग तो बहुत जरूरी है क्योंकि इससे घर में सकारात्मक और स्वस्थ माहौल बनता है। बीमारियों का खतरा कम होता है, जिम्मेदारियों का बंटवारा होता है। सभी सदस्यों के सहयोग से घर का काम बोझ नहीं लगता बल्कि टीम वर्क की तरह हो जाता है, जिससे आपसी सामंजस्य और अनुशासन भी बढ़ता है। आजकल बहुत तरह की सेवा सर्विस देने वाली संस्थाएं हैं जो आपकी सफाई में मेहनताना लेकर काम करती है। इसे लोग अपने बजट के अनुसार चुनते भी हैं। पर वही बात है जैसे हम कह रहे थे कि भाई
पूरे परिवार के जो है माहौल अच्छा हो जाता है जब मिलजुल के काम करते हैं। अब देखिए इतनी दुकानें आप जाकर मिठाई तो ला ही सकते हैं ना, लेकिन जब घर पे बैठ के मिठाई बनाई जाती है उसका आनंद कितना वो घर की जो खुशबू है ना वो मिठाई के डिब्बे से नहीं आएगी। जब हम बेसन के लड्डू बनाएंगे या और मिठाई बनाएंगे तो जो खुशबू से पूरा घर महक उठता है ना, तो उसकी तो हम जो है ना उसका शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। बस वही बात है कि जब मिलकर हम काम करते हैं तो उसका जो मजा है दोगुना हो जाता है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि दिवाली की सफाई को तो महिलाओं के नाम पर चढ़ाया जाता है परंतु हम पुरुषों को भी मदद तो करनी पड़ती है, क्योंकि सबसे ऊंचाई पर रखे सामान को हमें ही उतार के देना पड़ता है और तब बड़ा मजा आता है। पत्नी बोलती है जरा ये उतार दो, तब जाके लगता है कि भाई हमारी भी कुछ वैल्यू है रसोई में। तो सभी महिलाओं को ये शुभकामनाएं देते हैं और स्वच्छ भारत की कामना भी करते हैं। अच्छी बात है ना कि भाई आपकी वैल्यू तो हर वक्त होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ ये भी एक तरीका है काम लेने का। ऐसा होता है ना कि हम अक्सर है ना अपनों की तारीफ नहीं करते मंदाकिनी जी। जो पति है ना वो अपनी पत्नी की नहीं, पत्नी अपने पति की नहीं करती है, तो अपनों की तारीफ कीजिए, अपनों का मनोबल बढ़ाइए। बिल्कुल सही कहा। तभी सही मायने हमें है ना घर का माहौल जो होगा सुंदर होगा। और हम तारीफ के लिए काम करते भी नहीं है, करना भी नहीं चाहिए कि पत्नी हमारी तारीफ करे या हम अपने पति की तारीफ करें। आपको घर का काम करना है क्योंकि आपका अपना घर है, और कहते हैं ना तो घर तो जो स्वर्ग से सुंदर होता है ना? आप ही अपने घर को स्वर्ग बना सकते हैं और आप ही अपने घर को नर्क बना सकते हैं। चॉइस इज योर्स। तुम दीपावली में क्या बनाने वाली हो? मैं तो बहुत सारी मिठाइयाँ बनाने वाली हूँ मंदाकिनी जी, पर मेरी ये कोशिश होगी कि मैं मैदे का और फिर जो है बाजार वाले मावे का इस्तेमाल कम करूंगी। उसके बदले मैं फिर जो है अपना सूजी का इस्तेमाल करूंगी, या फिर जो मठरी बनती है ना मैदे की बनने के बजाय ना उसमें हम मिलेट्स यानी जैसे रागी का आटा है, अच्छा, फिर सूजी है, उसके बाद में गेहूं का आटा है, सोयाबीन का आटा है, चावल का आटा है, उसी के हम जो है ना जो मठरी बोलते हैं वो बनाएंगे। उसमें नमक है, अजवाइन डाल के, थोड़ा सा अगर खाते हैं तो उसमें थोड़ा सा लहसुन क्रश करके डाल दिया। अच्छा, हाँ, तो इतनी सुंदर बनती है। उसे बस कड़क, उसे एकदम कड़ा सा भिगो ले और मोयन भी डाल दे अच्छे से उसमें, और फिर उसे पतला बेल के और फिर उसमें जो काटा चम्मच होता है उसे छेद कर लेते हैं, छेद करके और फिर उसे तल ले धीमी आंच पे, तो बहुत सुंदर लगती है। तो ये जो है इस तरह के व्यंजन बनाने की मैं कोशिश करूंगी। क्या बात है। तो तू अभी जब जाओगी ना तो मुझे अपने घर का एड्रेस देते हुए जाना, ठीक है? बिल्कुल, स्वागत है आपका। जरूर आइए। इतनी स्वादिष्ट जब आप मठरी बनाने वाली हैं तो उसे खाने वाला भी तो कोई चाहिए, है ना? बिल्कुल, और खा के तारीफ करने वाला भी तारीफ तो करेंगे ना, तारीफ करेंगे आपकी। एक हमारी श्रोता लिखती है कि दिवाली की व्यंजन कुछ बहुत सारे मैं बनाना चाहती हूँ। बेसन की चक्की, गुलाब जामुन जो मेरे बेटे को बहुत पसंद है और वो तो बनेगी ही, साथ में गुजिया जो मेरी बेटी को बहुत पसंद है वो भी बनेगी, 2 तरह का नमकीन भी बनेगा। ये सब तो सोच लिया है, बाकी और कुछ भी बन सकता है। एक हमारी सखी लिखती है, बिहार का लखटो एक पारंपरिक मिठाई है, दिवाली में बनाई जाती है। चावल के आटे, बेसन और मैदे से और गुड़ की गाढ़ी चाशनी से बनती है। ये खुरमा शक्करपारा के समान ही है, लेकिन चावल के आटे, बेसन, मैदा और गुड़ की चाशनी के मिश्रण के कारण इसका स्वाद अलग होता है। अब तो सिर्फ मैदे में घी डालकर, मोयल डालकर इसे मोटे मोटे सेव ऐसा बना लिया जाता है और गुड़ की पाक किया जाता है, जिसे लखटो या झिलिया बोला जाता है। ये बिहार का एक झारखंड का पारंपरिक मिठाई है जो सर्दियों के दिनों में बहुत आयत खाया जाता है। क्या बात है, क्या बात है। वही तो हम अपने श्रोताओं से चाहते थे कि आप अपनी जो है पारंपरिक जो मिठाई आपके यहाँ बनाई जाती है उसका जिक्र करें तो मजा आ जाता। एक श्रोता ने लिखा है कि दीपावली सिर्फ रोशनी और सजावट का ही नहीं बल्कि स्वादिष्ट पकवानों का भी त्योहार है। इस दिन घर घर में तरह तरह के पारंपरिक और आधुनिक व्यंजन बनाए जाते हैं। आइए कुछ लोकप्रिय व्यंजन की बात कर लेते हैं। इन्होंने मिठाइयों पर लड्डू है, गुलाब जामुन है, कलाकंद है, खोया बर्फी है, चमचम है, सबकी बात की है कि भाई कैसे बनाए जाते हैं। लिखते भी कि लड्डू तो बेसन, बूंदी या नारियल के लड्डू हर घर में होते हैं और मुलायम और रसदार मिठाई जो सभी को पसंद है वो है गुलाब जामुन। दूध और चीनी से बनने वाली हल्की मिठाई है कलाकंद, और काजू कतली जो खोया बर्फी के रूप में होती है, और चमचम या रसगुल्ला जिसे बंगाली स्वाद के अनुसार बनाया जाता है। ये लड्डुओं की इन्होंने बात की है ना, तो फिर गोंद के लड्डू भी बनाए जा सकते हैं। जो सूखा नारियल है, फिर उसके अंदर छुआरा का उसमें पाउडर करके डालते हैं, फिर उसमें गुड़ डालते हैं, बहुत सारे बादाम है, किशमिश है, काजू डाल के जो बनते हैं वो भी बनाए ताकि उसमें सेहत जो है वो भी अच्छी रहे। और नमकीन भी ये बात की उन्होंने जिक्र किया है कि चिवड़ा है, पोहा, नमकीन, कुरकुरा और मसालेदार मिश्रण जो चाय के साथ परोसा जाता है। शक्करपारे मीठे और नमकीन दोनों बनाए जाते हैं। चकरा मुरुक्कू दक्षिण का भारतीय लोकप्रिय स्नैक है। मठरी, नमक पारे, कुरकुरे और लंबे समय तक टिकने वाले हैं। सेव, भुजिया
भुजिया हर स्नैक प्लेट की जान होती है। और विशेष पकवानों का भी जिक्र करते हैं कि पूरी और आलू की सब्जी बनती है पारंपरिक दिवाली के रूप में, पुलाव है, बिरयानी है, खुशबूदार बनती है, भुजिया है उत्तर भारत की प्रसिद्ध मिठाई, सूखे मेवे और खोए से भरी हुई, और दाल मखनी शाही पनीर भी बनाया जाता है। आप क्या बनाएंगे, हमने तो ये जानना चाहा था, ये तो आपने लिख दिया है। ऐसा लग रहा है किसी होटल में बैठे हैं और मेन्यू पढ़ रहे हैं कि यहाँ क्या क्या बनाया जाता है। ऐसे एक हमारे सखी ने लिखा है, कितनी भी मिठाइयाँ बना ले वे, लेकिन हमारे ससुराल में दीपावली के दिन चावल और मूंग जरूर बनाया जाता है। इन्हें देखिए ना, पोषण का ध्यान दिया है फिर से। चावल और मूंग जो है जरूर बनाया जाता है और इसे शुभ भी माना जाता है। और एक हमारे सखी ने लिखा है कि सूरन की सब्जी और पूरी या चावल बनाया जाता है, जो धार्मिक दृष्टिकोण से भी आवश्यक माना जाता है। बहुत अच्छी बात है। तो ये त्योहार आप सभी के लिए बहुत ही शुभ हो, खुशियों भरा हो। हम इस बात की उम्मीद करते हैं। और चलिए अब एक गीत सुन। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, सखी सहेली कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में बनती है, जो मठ की दाल से बनती है, बहुत स्वादिष्ट होती है। क्या बात है, तो क्या बनाइए, खाइए, खिलाइए और स्वस्थ रहिए। बिल्कुल। और आप हौले हौले तो नहीं चल पाएंगे, है ना? अब हमें जल्दी जल्दी जाना है। हाँ, तो सखी सहेली कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी और सोनाली पाठक का नमस्कार करता है अनुश्री पाठक। सहेली